और अभी राकेश जी ने भी बताया कि जीएसटी के ऊपर किस तरह से आपने सॉल्यूशन के साथ बात की और उसको अपना केंद्र में अपने मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी ने किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहीं पे मंच पे ही उसको आश्वासन भी दिया। और राकेश जी का तो पॉलिटिकल तड़का भी हमने सुना यहाँ पे। ये जो उत्तर प्रदेश में जो विश्वास का बदलाव देख रहा हूं ना मैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान तो कर ही रहा है, उत्तर प्रदेश को भी कर रहा है। विजय जी का अभिनंदन जो इस कार्यक्रम को का संयोजन कर रहे हैं, और अपने टी.एन. अग्रवाल जी और यहाँ पे उपस्थित उद्यमी महिलाएं और यहाँ पे सारे उपस्थित व्यापारी वर्ग, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप सब यहाँ पे आए, मेरी बात कहने का मुझे मौका दिया और मुझे कुछ सीखने का भी मौका दिया। यह जो बजट की पूरी प्रक्रिया या कार्यक्रम इतने बड़े पूरे देश में हो रहे हैं, उसका एक विशेष उद्देश्य है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नितिन नवीन जी एक बार बैठे थे उसके पहले, बजट के पहले, तो उन्होंने कहा कि देखो बजट की प्रक्रिया में बहुत बड़ी मेहनत होती है। कई महीने तक 250-300 ऑर्गेनाइजेशन के साथ व्यापक रूप से डिस्कशन होता है, कई वर्ग के साथ डिस्कशन होता है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स के जो एस्पिरेशंस और आकांक्षाएं हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्रीज सब अपनी बातें रखते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 6-7 महीने तक इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो चुनौतियां सामने रखता है, वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति सामने रखता है, और उसके बाद व्यापक समीक्षा के बाद एक बजट बनता है। वित्त मंत्री जी का 1-1.5 घंटा भाषण होता है पार्लियामेंट में, और कई लोग अपोजिशन और जिस तरह की राजनीति है, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया बिना पढ़े, वहीं 1 मिनट में ही माइक सामने रख दिया, उसने कुछ बात कह दी और नैरेटिव चल गया, और शाम तक वो पूरा बजट डाई डाउन होता है। तो इसको व्यापक रूप से जिसके लिए ये बनाया है, इतनी मेहनत करके बनाया जाता है, इतना अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जो यूज करेंगे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए व्यापक एक्सरसाइज, जिसके लिए राजकुमार जी, विजय जी और पूरी टीम यहाँ लगी है, ये पूरे देश में हो रहा है। मैं कल ही राजकोट गया था, उसके पहले गोवा गया था, और अभी आज भी गाजियाबाद भी गया था, और ऐसे पूरे देश में 150 से ऊपर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, पार्टी के कुछ जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग व्यापक रूप से इस सारी चीज को लेके जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण एक उद्देश्य तो यह है कि कम्युनिकेट हो जाए जो एक्चुअल यूज हो। दूसरा क्या है कि अभी बजट सेशन ही चल रहा है, और अभी बजट का डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, लेकिन उसके साथ ही अभी आगे भी चर्चा भी होगी, तो एक फीडबैक भी हम लेके जाएंगे। और एक फीडबैक इसके बाद जैसे प्रश्न उत्तर भी रखे हुए हैं, कुछ फीडबैक्स भी होंगे, आप बाद में भी दे सकते हैं, उनको कलेक्ट करके पार्टी अध्यक्ष जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी को भी दिए जाएंगे, ताकि अगर कुछ चेंजेस लगते हैं तो वो चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करके उसको आगे लेके जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण आज यह कार्यक्रम है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट एक प्रक्रिया है, ये विजन डॉक्यूमेंट तो है, और यह विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत की परिकल्पना को एस्टेब्लिश करने के लिए यह रखा गया है। हमारे वित्त मंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये दूसरे ये जो क्वार्टर है इस 21st सेंचुरी का, जो दूसरा क्वार्टर है, उसका पहला बजट है, और इसी में विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उस विकसित भारत को अचीव करने के लिए ये फाउंडेशन लेआउट करने का यह बजट है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ चीज़ें, मैं सारी बातें उसके प्रावधान वगैरह में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने अवश्य करूंगा कि जिनका महत्व इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी कम्युनिटी के रूप में है हमारे सामने। भाई साहब,
जो व्यवस्था जो सरकार ने की है उसको सामने रखते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा। देखिए, आइसोलेशन में इस बजट को देखना नहीं है, ये 11वां बजट है और उसमें इस बजट के पहले एक बात हुई थी कि जो चुनौतियां इकोनॉमिक सर्वे ने सामने रखी है वो भी मैं थोड़ी आपके सामने रखूंगा, उसको किस तरह से सरकार उस चुनौतियों को रिजॉल्व करने के लिए आगे काम कर रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। और हर बजट में किसी न किसी एक महत्वपूर्ण विषय को फोकस करके सरकार आगे बढ़ी है। अगर कॉरपोरेट टैक्स कम किया है, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए। आज ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कह रही, और भी ग्लोबल लेवल पे लैरी फैंक आए थे अभी उसमें ब्लैक रॉक के, उन्होंने कहा इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज स्टेब्लिश्ड नाउ। अब जो ईयू के चेयरमैन उन्होंने कहा कि इफ इंडिया प्रोग्रेसेस द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस, और इफ द बेनिफिट ऑफ इंडियाज ग्रोथ इज अचीव्ड बाय एवरीबॉडी। तो ग्लोबल लेवल पे इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जो कि एक अच्छी इकोनॉमिक फाउंडेशन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फंडामेंटल्स पिछले 10 वर्ष में सरकार ने फोकस तरीके से ठीक किए हैं। कॉरपोरेट टैक्स कम किया है, जीएसटी के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स कम किया है, इंडिविजुअल टैक्स को कम किया है, और इंडिविजुअल टैक्स को भी कम करके, और केवल यही नहीं है, बहुत सारे इनिशिएटिव और लिए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने का पूरा काम किया है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया है और उस आईबीसी वजह से रिफॉर्म्स लेके आए, जेम ट्रीट्स ऐसी सब चीज़ें लेके आए, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को बढ़ावा दिया है। आज केवल स्पेस टेक्नोलॉजी में 300 स्टार्टअप्स हैं और दूसरे स्टार्टअप्स में लगभग 2.25 लाख करोड़ स्टार्टअप्स हैं। और जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो अभी मिस्टर सोमनाथन जी के साथ जो चेयरमैन है इसरो के, उनके साथ हम एक जगह पे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर सैटेलाइट बनता है तो हजारों इंडस्ट्री उसके साथ डेवलप होती है, स्मॉल पार्ट्स के अंतर्गत पार्ट्स बनते हैं। तो सरकार उन चीज़ों में भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव कर चुकी है। शांति बिल लेके आए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर में खोला है, डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर में खोला है। तो एक इकोसिस्टम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ का फाउंडेशन सरकार लाने में सक्सेसफुल हुई है। और उसके बाद जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसने कुछ चुनौतियां हमारे सामने रखी थी। उसमें था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दूसरा उसने कहा मिसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर तेज हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम उस तरह से उन्नति नहीं कर पाए उस जिस तरह से देश ने आगे करना चाहिए, और उसमें खासकर एमएसएमई सेक्टर को। तो इस बार दो फोकस है महत्वपूर्ण, वह है एमएसएमई सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, कौन से एरियाज को आइडेंटिफाई करके सनराइज सेक्टर के माध्यम से उन ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जिनके अंदर इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल है। उन सेक्टर्स को सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से सपोर्ट भी करेगी, उन सेक्टर्स को फाइनेंसिंग भी करेगी, उनके लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी काम करेगी, और उसमें ग्रोथ कैटलाइज होगी भारत की। ऐसी महत्वपूर्ण सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 5-6 वर्ग जो अलग अलग हैं उनके तो ध्यान में रखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उद्योग व्यापार का जो यहाँ पे सारे लोग हैं, तो मैं उन विषय पे थोड़ा जाऊँगा जो सनराइज सेक्टर के रूप में इस बजट में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन सनराइज सेक्टर्स में अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, उसमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उसमें अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए कैरियर ओरिएंटेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए करते हैं, एजुकेशन के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के रूप में, अपनी इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के रूप में, तो पूरी तरह से हम अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो अपना है वो तो पूरा करेंगे, बट
उसके साथ सोसाइटी और देश का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी पूरा करेंगे और देश के विकास के रास्ते में जाएंगे। तो ये सनराइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके ऊपर मैं थोड़ा आपके सामने बताऊंगा। इन सेक्टर्स में सरकार ने विशेष इन्वेस्टमेंट और स्कीम्स लेके आए हैं, और इन सेक्टर चाहे डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो हैं ही। उसके साथ सरकार ने यह जो एक महत्वपूर्ण तरीके से एक जो स्कीम्स लेके आए हैं, वह है ग्लोबल डेटा सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट का। और दूसरी बात महत्वपूर्ण इस बजट में एक और सरकार ने, कि हम तो सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इसमें बहुत अच्छी तरह से स्पेस दिया है। बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने अनाउंस की हैं और योजनाएं, पॉलिसी लेके आए, फंडिंग भी लेके आए, बट उसको स्टेट स्पेसिफिक नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ये 5 सेक्टर जो हेल्थ सेक्टर के हब्स बनने, तो ये 5 आसाम में बनेंगे, 2 वेस्ट बंगाल में बनेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 बनेंगे। सरकार ने ये सारे एरियाज और ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी स्कीम्स अनाउंस किए और कहा है कि जो स्टेट इन चीज़ों में आगे बढ़ के आएगा वह उसको सरकार उन स्कीम्स में उसको सपोर्ट करेगी। तो ये जो 5-6 एरियाज हैं जो सनराइज सेक्टर्स में, ये स्टेट्स को सरकार ने ओपन रख दिया है कि जो स्टेट इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो वह आगे बढ़ेगा। और जो एक और चैलेंज इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि हमने अब देखा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने खूब इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 2-4 साल में। 11 लाख करोड़ का एवरेज इन्वेस्टमेंट सरकार करने में सफल रही है, और उसके कारण रोड्स है, रेलवेज है, वाटरवेज है, एयरपोर्ट्स है, ये सब तो बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग तो है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इसको कंटिन्यू करना आवश्यक है, बट 2-3 चैलेंजेस हैं जिसके कारण अगर सरकार इस एक्सपेंडिचर को आगे कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण उन्होंने बात की थी। तो उसमें था कि इन्फ्लेशन को भी कम करना है। अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं मार्केट में, बट उसके साथ अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते तो आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है, डेट टू जीडीपी रेशो यानी डेट बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन तीनों हाई ग्रोथ रेट, लो इन्फ्लेशन, कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट और लो डेट टू जीडीपी रेशो, ये 4 चीज़ों का जो चुनौती है, उसके साथ सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाती है, इस अगर नहीं बढ़ाती है तो दिक्कत होगी। तो इसको कहते हैं गोल्डी लॉक्स मूवमेंट। ग्लोबल लेवल पे इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मेंटेन करते हैं, तो आपकी इकोनॉमिक के स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बनते हैं। तो यह आज आप ये देखेंगे कि 5-6 पैरामीटर्स साउंड इकोनॉमिक स्थिति को लेके जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, तो उनसे हमने प्रश्न पूछा बजट के बाद कि मैडम आपने ये तो लगभग 12,20,000 करोड़ का आपने एनुअल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार अनाउंस किया है, जो कि सबको लगता था कि शायद गवर्नमेंट ना करे, तो वो भी किया, और ये सारे पैरामीटर्स को भी कैसे आप कंट्रोल कर पाएँ। तो यह कारण यह है कि इट इज़ एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन। जो आप लोगों ने बताया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन करप्शन लीकेजेस को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। गवर्नमेंट सर्विसेज में 50 लाख करोड़ का अगर सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसा दे रहे तो 100% वहाँ जा रहा है। टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्स सब में कम करके भी टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। इट इज़ एफिशिएंसी इज़ देयर। तो यह बात पूरी तरह से सरकार ने ध्यान में रखते हुए काम किया है। और उसके साथ केवल यही नहीं है, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो 12,20,000 करोड़ का कहा है, स्टेट को भी लगभग 5 लाख करोड़ का उन्होंने यह प्रोजेक्ट के लिए 50 इयर्स का लोन का स्कीम सरकार ने घोषणा की है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अगर कोई स्टेट कोई प्रोजेक्ट लेके आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल फाइनेंस अप टू 5 लाख करोड़ की दैट दे कैन टेक अप दैट प्रोजेक्ट। तो जब मैंने यह कहा था कि केंद्र सरकार ने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने का भी काम किया, तो ये 5 लाख करोड़ भी किसी एक स्टेट के लिए टाइड अप नहीं है, बल्कि एनी स्टेट विच कम्स आउट विथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फाइनेंस। तो जब 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन एडिशन टू करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार खर्चा करेगी और स्टेट गवर्नमेंट का 5 लाख करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो 17.5 लाख करोड़ का जब एक्सपेंडिचर होगा और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को 1/3 का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक साल में बढ़ेगी। सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, स्टील की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स का होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हुए इस सारी चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए एक लीप बाउंड करते हुए 25 साल का विकसित भारत के इनिशिएटिव को सरकार ने आगे रखा है, और साथ में ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पे इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल लीडर, वेयर न्यू इन्वेस्टमेंट कैन कम, वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन कम, वेयर MSME सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे। और साथ में यह जो हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यहाँ पे हुई थी, ये 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 38वीं कंट्री के साथ, US के बाद 38वीं कंट्री है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो इसके इन एग्रीमेंट्स का जो फ़ायदा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे उठा सकता है, उसका एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाने का काम किया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अल्टीमेटली कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, वो रीजनल और ग्लोबल